हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती के लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। दोस्तों, अभी फिलहाल आपको जो सीजी टेट के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको साइंस पार्ट में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपका क्वेश्चन के लेवल इसी टाइप से रहेगा साइंस पार्ट में। तो आज का यह मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप ध्यान से क्वेश्चन को बनाइएगा और जिस भी क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेन की ज़रूरत रहेगी तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ही बताऊंगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसी के साथ दोस्तों, ये होगा हमारा मॉक टेस्ट का पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, जिसमें हमने मैथ्स पेडागोजी का, मैथ्स न्यूमेरिकल का और साइंस का मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जा करके मैथ्स न्यूमेरिकल का, पेडागोजी का, साइंस का मॉक टेस्ट दिला सकते हो। उसको आप जा करके जरूर दिलाइए, ताकि आपका जो सीजी टेट के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है उन मॉक टेस्ट से। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। देखिए, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा। तो भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। अगर आपने साइंस का हमारा महा मैराथन वाला वीडियो देखा है तो आपसे ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेंगे विद इन सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्तों, इससे मापा जाता है जल का बहाव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल कमेंट करते जाइएगा सभी क्वेश्चन का आंसर। देखिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। देखिए आपका क्या क्या दिया है, आपका मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, कैल्शियम है और सल्फर है। तो भी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसी पैटर्न में ये सभी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं सीजी टेट या फिर शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब कौन दो इलेक्ट्रॉन को खोकर आर्गन जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए ये हो गया दोस्तों आपका आर्गन। ठीक है, ये हो गया आपका आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन बनाता है। मतलब देखिए यहाँ से 18 के बाद 19, 19 के बाद ये 20, 20 आपका किसका होता है दोस्तों, 20 होता है आपका कैल्शियम का। ठीक है, 20 जो है परमाणु क्रमांक किसका होता है, ये होता है आपका कैल्शियम का। अब देखिए कैल्शियम में अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को खो दें, ठीक है, अगर हम कैल्शियम में दो इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो वो जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के बराबर में हो जाएगा। यही चीज़ प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का निकलना, मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी होना या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक, वहीं पर अगर माइनस में रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, माइनस का मतलब हो जाएगा आपका जुड़ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन रखने वाले कनस्तर में टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, जिंक का द्रव्यमान टीन के द्रव्यमान से अधिक होता है, जिंक की क्रियाशीलता टीन से अधिक होती है या फिर जिंक की क्रियाशीलता टीन से कम होती है। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया दोस्तों, जिंक का द्रव्यमान टीन के द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, द्रव्यमान का मतलब हो जाता है आपका दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट से। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या बोल रहा है कि भोजन रखने वाले, कोई भी भोजन रखने वाले पात्र रहता है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा टिफिन वगैरह। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जिंक की परत। ठीक है, अब देखिए जिंक की परत कब चढ़ाई जाती है,
कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उसमें जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। और जिंक की परत चढ़ाने को ही हमको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण मतलब लोहे में जिंक की परत चढ़ा देना उसको जंग से बचाने के लिए, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद देखिए इसमें क्या चीज़ बोल रहा है कि भोजन रखने वाले जो भी पात्र होता है उसमें टिन की परत चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक की। तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, तो हम ऐसा तो कह नहीं सकते। देखिए उसका देखिए क्या दिया, जिंक का द्रव्यमान टिन के द्रव्यमान से अधिक होता है, तो ये भी कोई आपका कारण नहीं है। उसके बाद देखिए क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी में कि जिंक की क्रियाशीलता टिन से अधिक होती है, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्ट कर लेता है, जिंक जो है टिन से ज़्यादा क्रियाशील होता है ना। ये और इसी के साथ जिंक जो है कभी कभी भोजन को टॉक्सिक बना देता है, ठीक है। ये जो है कभी कभी भोजन को टॉक्सिक बना देता है, ये मतलब ये ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए जिंक की परत ना चढ़ाकर हम उसमें टिन की परत चढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी से बन रहा होगा। वीडियो को लाइक भी करते चलेगा और दूसरों को भी शेयर करते चलेगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया दोस्तों कि लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन खाली स्थान में होता है। देखिए आपका ऑप्शन है अस्थि मज्जा, हृदय में, या फिर यकृत में, या फिर मेरुदंड में। तो भाई बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, तो लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है दोस्तों, ये होता है आपका अस्थि मज्जा में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। अब यहाँ पर देखिए रक्त के बारे में पूछा है, तो हम थोड़ा सा रक्त के बारे में जान लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या क्या है, देखिए रक्त के बारे में हम पहले जान लेते हैं। आपका रक्त क्या होता है दोस्तों, आपका ब्लड क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। अब इसके बाद देखिए रक्त में और क्या क्या पॉइंट आ सकता है, इसका पीएच मान, ठीक है। इसका पीएच मान अक्सर पूछा जाता है। तो रक्त का, ब्लड का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका 7.4। इसी के साथ अगर मैं ब्लड को दो भागों में बांटूं, ठीक है, इसी के साथ अगर मैं ब्लड को दो भागों में बांटूं, तो देखिए एक भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, एक भाग होगा आपका द्रव भाग, ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों प्लाज्मा, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। ये होता है आपका द्रव भाग, ध्यान दीजिएगा। एक होता है दोस्तों आपका ठोस भाग, जिसको बोला जाता है दोस्तों कणिकाएं, ठीक है, जिसको बोला जाता है कणिकाएं, जो आपका कण के रूप में होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कणिकाएं। अब उसके बाद देखिए ये जो टोटल ब्लड होता है इसमें ये प्लाज्मा जो है ये 55% होता है, ठीक है। इसका जो है 55% प्लाज्मा होता है, जो कि आपका द्रव के रूप में रहता है। ठीक इसी के साथ ये आपका जो 45% है ये आपका कण के रूप में रहता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका जो 45% है ये आपका कण के रूप में रहता है। अब देखिए प्लाज्मा का काम क्या होता है दोस्तों, जनरली प्लाज्मा क्या करता है, घाव को भरता है, आपका एंटीबॉडी का काम करता है, ठीक है। और ये इसी प्लाज्मा को हम पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहते हैं। इसी के साथ देखिए कणिकाएं, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। आपका ये जो कण के रूप में होता है ये आपका 3 भाग में होता है, ठीक है। ये जो आपका ब्लड का जो है कण के रूप में होता है ये भी आपका 3 भाग में होता है। पहला क्या होता है दोस्तों आपका आरबीसी, पहला होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है दोस्तों आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या आता है, तीसरा होता है दोस्तों आपका प्लेटलेट, ठीक है, तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। देखिए एक होता है आपका आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है दोस्तों आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सभी आपका कणिका में आता है। अब देखिए आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये होता है दोस्तों आपका 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, ठीक। वहीं पर वाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी का आपका जीवन काल होता है दोस्तों ये आपका 3 से 4 दिन का, ठीक है। कहीं कहीं पर ये आपको 5 से 7 दिन भी दिया रहता है, ठीक है। उसी के साथ प्लेटलेट्स जो होता है ये आपका कितने दिन का होता है, ये होता है आपका 7 से 8 दिन का, ठीक है। इसमें भी आपका ये जो आरबीसी होता है ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ठीक है। ये आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये जो है लाल रंग का होता है, ठीक। वहीं पर अगर डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए, मतलब आपका वाइट ब्लड सेल का आपका बात किया जाए, तो ये आपका किस काम आता है दोस्तों, ये होता है आपका रोग प्रतिरोधकता का काम करता है, ठीक है। मतलब रोगों को रोकने का काम ये करता है। और ये जो रक्त है जो आपका कण के रूप में पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका आरबीसी ही पाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट, देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, एक त्वरण के साथ ऊपर जाती है, एक स्थिर वेग के साथ ऊपर जाती है, एक स्थिर वेग के साथ नीचे जाती है, या फिर एक त्वरण के साथ नीचे जाती है। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको लिफ्ट की बात किया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखिए अगर एक समान वेग से, ठीक है, एक समान वेग से, एक स्थिर वेग से या फिर एक समान वेग से अगर हम चाहे ऊपर जाएं या फिर नीचे आएँ, ठीक है, तो उसमें जो है भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसमें जो है भार में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए लिफ्ट के कंडीशन में मान लीजिए कोई व्यक्ति का भार 50 किलो है, ठीक है, 50 केजी है। अब देखिए लिफ्ट की कंडीशन में कभी अपने आप को ये 50 से कम, मतलब मान लीजिए ये 40 का महसूस करेगा, 40 केजी का, या फिर कब की स्थिति में अपने आप को ये 60 से 70 केजी में महसूस करेगा। ठीक है, देखिए ये आपका क्या क्या कंडीशन होता है इसको हम समझते हैं। तो जब भी लिफ्ट अगर एक त्वरण के साथ अगर ऊपर जाती है, ठीक है, एक त्वरण के साथ अगर लिफ्ट जो है वो ऊपर जाती है, तो इसमें देखिए इसका त्वरण, इसका जो है एक्सीलरेशन फोर्स किधर साइड लगेगा, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर साइड लगेगा, ये लगेगा दोस्तों आपका नीचे की ओर। तो कभी भी अगर लिफ्ट जो है एक समान त्वरण के साथ अगर ऊपर जाती है तो त्वरण के कारण उसका भार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर लिफ्ट अगर एक समान त्वरण के साथ अगर वो नीचे आएगा, जब भी लिफ्ट अगर एक समान त्वरण के साथ अगर वो नीचे आएगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी नीचे ही लगेगा, जिसके कारण उसका भार कम हो जाता है। जैसे कि आपने झूला देखा होगा, आपने भी कभी जो आकाश झूला अगर आपने चढ़ा होगा तो उसमें आपने महसूस किया होगा कि कभी भी अगर आप ऊपर की ओर जाते हो तब की कंडीशन में आपको भार ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन वहीं पर अगर आप नीचे की ओर आओगे, नीचे की ओर आओगे तो तब की कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, आपको एकदम हल्का हल्का महसूस होगा। ठीक है, यही कंडीशन होता है लिफ्ट में भी। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार वास्तविक भार से कम महसूस होता है। ठीक है, उसका आभासी भार जो है वास्तविक भार से कम महसूस होता है। तब की कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर कम महसूस हो रहा है तो वो जो है एक त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पर अगर आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है ऐसा अगर करके दिया होता तब की कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 0.6 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब कोई लड़का एक ऊंची इमारत से 99 मीटर दूर पटाखा फोड़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का, आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर बनाइए इसको, प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए इसमें बोल क्या रहा है इसको हम समझते हैं पहले। मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़का है। अब वो क्या करता है, उसको जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है, कहाँ से, कोई ऊंची इमारत से। ठीक है, उसके आसपास कोई ये ऊंची बहुत ही ऊंचा इमारत है। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर 0.6 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मतलब देखिए इसमें हमें क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है, 0.6 सेकेंड। ठीक है, जब कोई लड़का एक ऊंची इमारत से 99 मीटर दूर फटाखा फोड़ता है। ठीक है, इस ऊंची इमारत से ये 99 मीटर दूर एक फटाखा फोड़ता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर से अगर ये एक फटाखा फोड़ता है तब की कंडीशन में क्या होगा, इस फटाखे का आवाज़ जो है ये इमारत तक जाएगा, उसके बाद ये इमारत से टकरा करके वापस इसके कान तक आएगा। इसी को बोला जाता है दोस्तों प्रतिध्वनि। तो यहाँ पर देखिए ये जो साउंड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से जो लड़का है वहाँ से अगर इमारत तक की दूरी को अगर मैं डी ले लेता हूँ तो यहाँ से देखिए साउंड जो है यहाँ से लेके पहले ये इमारत तक आया, उसके बाद ये इमारत से वापस उसके कान तक वापस गया। मतलब यहाँ पर ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2D। ठीक है, दूरी हो जाएगा आपका 2D। तो हमारा टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, आपका t इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2D अपॉन v। ठीक है, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों आपका वेलोसिटी। बस इसी फॉर्मूला में रखना है और ये हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए जो जो वैल्यू दिया गया है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पहले आपका टाइम दिया दोस्तों, ये कितना दिया है आपको 0.6, टाइम दिया है आपका 0.6 इज इक्वल टू
2 × d, ठीक है। यहाँ पर देखिए d का मान कितना दिया है 99 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है दोस्तों आपका 99 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 99 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका v, क्योंकि हमें यहाँ पर v का मान निकालना है, ठीक है। क्या क्या बोला है कि ध्वनि की गति क्या है, v मतलब वेलोसिटी, यही हमें निकालना है। तो v बराबर ये आपका क्या हो जाएगा देखिए 2 × 99 अपॉन में क्या हो जाएगा देखिए v इधर आया और ये 0.6 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। 0.6 को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका देखिए 6, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6/10, ठीक है। अगर मैं दशमलव को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 6/10, और ये 10 अगर ऊपर चले जाएगा तो इसको मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो जो कटेगा इसको हम कटा देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3 = 6, ये भी आपका 3 × 3, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों 3 × 9, 3 × 9। तो यहाँ पर v = कितना आ गया दोस्तों, v = यहाँ से देखिए 33 × 10, ठीक है। 33 × 10 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 330, और ये v चूँकि ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपका किस में दिया है 330 मीटर प्रति सेकेंड, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। देखिए आपका क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए सिरका अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फिर बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किसका बात किया गया दोस्तों, आपका बैटरी का, ठीक है। देखिए किसका बात किया गया है, आपका बैटरी का। देखिए बैटरी में क्या क्या होता है, बैटरी में होता है दोस्तों आपका एक, इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए बैटरी में होता है आपका डिस्टिल वाटर, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका आसुत जल, ठीक है। एक होता है आपका डिस्टिल वाटर या फिर उसी को बोला जाता है आपका आसुत जल, ये होता है आपका बैटरी में। अब उसी के साथ आसुत जल के साथ और क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, जिसको बोला जाता है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए इसमें अगर आपको प्रतिशत पूछ दिया जाए तो इसमें कितना प्रतिशत होता है, तो देखिए बैटरी में आसुत जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों आपका डिस्टिल वाटर का, ये होता है आपका 68%, ठीक है, ये होता है आपका 68%। वहीं पर आपका H2SO4 या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका 32%, ठीक है, ये होता है आपका 32%। तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। तो इसमें कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है दोस्तों, आपका आसुत जल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सातवां का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों आपका 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति के साथ संयोजित किया जाता है, तो परिपथ में कितनी विद्युत धारा है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। विद्युत धारा मतलब दोस्तों आपको I का वैल्यू ज्ञात करना है, I बराबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या क्या दिया है, पहले देखिए इसमें हमें क्या दिया है 100 वाट का एक विद्युत बल्ब, ठीक है। 100 वाट मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों उसका, ये हो जाएगा उसका पावर इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, ये दिया आपका 100 वाट या फिर 100 वाट। इसी के साथ देखिए और क्या दिया है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति के साथ, ठीक है। मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है दोस्तों आपका 250, ठीक है। वोल्टेज हमें दिया गया है 250 और हमें निकालना क्या है दोस्तों इसमें विद्युत धारा। तो देखिए आपका P हो गया, V हो गया और I हो गया, इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका I इज इक्वल टू P/V, ठीक है। I इज इक्वल टू P/V, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साइंस का न्यूमेरिकल होता है वो आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस पे रहता है, बहुत ही छोटा छोटा फार्मूला रहेगा। उन सभी फार्मूला को आप बिल्कुल याद कीजिए क्योंकि साइंस का न्यूमेरिकल आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस होता है। अब देखिए इसमें हमें जो दिया है उसका वैल्यू हम रख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर आई का मान तो हमें निकालना है, आई का मान हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए पी का मान कितना दिया गया है, पी का मान दिया गया हमें 100 और ये वी का मान कितना दिया दोस्तों, ये हमें दिया है 250, ठीक है, ये हमें दिया है 250। यहाँ से एक जीरो कट गया, ये कितने बार में गया दोस्तों 5 दूने 10 और ये कितने बार में गया दोस्तों आपका 5 पंचे 25, मतलब आई का मान कितना आ गया दोस्तों आपका 2/5, ठीक है। और अगर मैं इसी को भाग करूं
अगर मैं 2 को मैं 5 से भाग करूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चूंकि हमने निकाला दोस्तों करंट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी 0.4 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम, या फिर ध्वनि की चाल से अधिक, या फिर प्रकाश की चाल से। तो फिर कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इसी पैटर्न में आपको सीजी टेट में या फिर शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होते बिल्कुल सिंपल्स हैं, लेकिन उस प्रकार से क्वेश्चन भी अगर आप पढ़े नहीं रहोगे तो आपसे बनेगा ही नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए पराध्वनिक विमान। ठीक है, कुछ ऐसे विमान है जैसे कि जो आपका जो फाइटर जेट हो गया, उसमें से कई फाइटर जेट का नाम पराध्वनिक करके रखा गया है। ठीक है, अब इनका नाम पराध्वनिक क्यों रखा गया है, क्योंकि ये ध्वनि की चाल से और अधिक चाल से ज़्यादा चलता है। ठीक है, मतलब ध्वनि का जो चाल है उससे भी अधिक तेजी से चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से चलता है। उन विमानों को बोला जाता है दोस्तों आपका पराध्वनिक विमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी का उपयोग किया जाता है, या फिर विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, या फिर अभ्रक जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन को समझते हैं। देखिए आपका बी में क्या दिया है कि विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा उपयोग तो हम कहीं पर करते नहीं, अक्सर हम धातु की तारों का ही उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए सी में क्या दिया है, विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसका देखिए दोस्तों आपका डी में क्या दिया है कि अभ्रक जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये जो अभ्रक है ये आपका विद्युत का सुचालक नहीं होता। ये जो अभ्रक है इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज आपने देखा ही होगा दोस्तों, खंभे में इंसुलेटर के रूप में यूज होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, मतलब जो भी धातु होते हैं वे सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई वस्तुओं में विषम को चुनिए। देखिए आपका ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी में दिया है दोस्तों पानी, सी में दिया है स्थूल खाद्य, या फिर डी में दिया है विटामिन। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी पानी, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का क्या दिया है कि तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है। ठीक है, गति का तीसरा नियम, गति का चौथा नियम, गति का दूसरा नियम, या फिर गति का पहला नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, अगर आपने हमारा मैराथन क्लास देखा है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि देखिए कोई तैराक है वो आगे की ओर चलता है, किस कारण से चलता है। तो आपने इसमें देखा ही होगा, आप भी अगर कभी भी अगर आप तालाब में नहाए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि तैरने के वक्त आप क्या करते हो दोस्तों, हाथ को उसमें नाव की तरह चलाते हो। मतलब पानी क्या होता है उसमें हम पीछे की ओर उसको धक्का मारते हैं। ठीक है, हम पानी को पीछे की ओर धक्का मारते हैं तो वो हमारे बॉडी को आगे की ओर लेके जाता है। तो इसमें न्यूटन का कौन सा गति का नियम लगेगा, इसमें लगेगा दोस्तों गति का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 कि 1 न्यूटन किसके बराबर है। देखिए आपका ऑप्शन ए है
एक दबाव जिसके साथ 1 न्यूटन के बल को 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लंबवत लगाया जाता है। वह यांत्रिक प्रतिबल जिसके साथ 1 न्यूटन के बल को 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। वह शक्ति जिसके साथ 1 जूल की ऊर्जा को 1 सेकेंड के समय के दौरान परिवर्तित किया जाता है। या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कि वह बल जो द्रव्यमान 1 केजी वाले एक निकाय के लिए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगाया जाता है। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 न्यूटन किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। F क्या होता है दोस्तों आपका फोर्स, ठीक है, जिसका यूनिट होता है आपका न्यूटन में। एम क्या होता है आपका द्रव्यमान, ए क्या होता है दोस्तों आपका एक्सीलरेशन। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है कि वह बल, वह फोर्स जो द्रव्यमान 1 केजी वाले एक निकाय के लिए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी पैटर्न में आपको पूछे जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है और यही प्रश्न आपका सी-टेट में भी पूछा गया है, इसीलिए इस प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, या फिर अति चालकता पर। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की तरंग की प्रकृति पर। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों की तरंग की प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है। देखिए आपका ऑप्शन है गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, या फिर वाष्प दाब थर्मामीटर। तो फिर बताइए, ये क्वेश्चन तो आप सभी से बनना चाहिए, कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है। ठीक है, तो वह कौन सा थर्मामीटर हो जाएगा दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। ठीक है, या फिर उसी को बोला जाता है दोस्तों आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अब देखिए पायरोमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है, बहुत ही ज़्यादा उच्च ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका सूर्य का ताप। ठीक है, सूर्य का जो ताप है इसको भी मापने के लिए आपका पायरोमीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए कितना दिया है आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें तो अच्छा खासा लोहा भी पिघल जाएगा, मतलब इसका तापमान भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, पायरोमीटर का। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम जो है पायरोमीटर से 800 डिग्री, ठीक है, हम पायरोमीटर से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम की ताप को नहीं मापते। ठीक है, आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम की ताप को मापने के लिए हम और अलग से थर्मामीटर का यूज करते हैं। ये जो आपका पायरोमीटर होता है ये जो है आपका बहुत ही उच्च ताप को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों CG-टेट के लिए हमने साइंस का और मैथ्स का महामैराथन कंप्लीट करा दिया है। वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन CG-टेट में उसी पैटर्न में देखने को मिलेंगे। तो आप उस महामैराथन को जा करके जरूर देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।